लास्ट वीडियो में हमने परक्विजिट स्टार्ट कर दिया था। नाउ परक्विजिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट परक्विजिट्स, हाउस अकोमोडेशन। हाउस अकोमोडेशन, अगर कंपनी से हमें रहने के लिए घर मिला है, अगर हमें कंपनी से रहने के लिए घर मिला है तो हमें पता करना पड़ेगा वेदर एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इज अदर एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन पढ़कर पता चलता है that house is provided to the government employee, it is taxable and taxable amount is equal to rent as per government rule. Taxable amount is equal to rent as per government rule, and that will be given in the question. That will be given in the question. But if employee is other employee, तो हमें पता करना पड़ेगा कंपनी ने जो हमें रहने के लिए घर दिया है, that house is owned by employer or that house is hired by employer. If the house is owned by employer, if the house is owned by employer, it is taxable. कितना टैक्सेबल होगा? What will be the taxable amount? तो यहां पर गवर्नमेंट का मानना है कि कोई भी पर्सन अगर भाड़े का घर ढूंढता, यहां पर तो कंपनी ने रहने के लिए घर दिया है, बट एज्यूम करो कि वो रेंटेड प्रीमाइसेस सर्च करता, तो कम से कम अपनी अर्निंग का कम से कम मिनिमम 15% तो रेंट पर खर्च करता ही। बट सिंस कंपनी उसे रहने के लिए घर दे रही है तो उसकी अर्निंग का 15% बच रहा है, जो वो रेंट पर डिवोट करता, अब वो रेंट पर खर्च नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी उसे रहने के लिए घर दे रही है। तो उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। बट ये रूल तब अप्लाई होगा जब रहने के लिए घर ऐसी जगह पर मिला है जहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। If the population is more than 25 lakh, if the population is less than 25 lakh but more than 10 lakh, then taxable amount will be 10% of salary. And if the population is less than 10 lakh, then 7.5% of salary. टैक्सेबल अमाउंट डिपेंड करता है कि आप कहां पर कंपनी ने रहने के लिए घर दिया है, वहां का पॉपुलेशन कितना है। सर पॉपुलेशन से क्या लेना देना? बहुत फर्क पड़ता है। आपका घर का रेंटल वैल्यू डिपेंड करेगा कि उस लोकेलिटी का पॉपुलेशन कितना है। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो रेंट ज्यादा होगा, पॉपुलेशन कम होगा तो रेंट कम होगा। तो गवर्नमेंट के ऐसी जगह पर अगर रहने के लिए घर मिला जहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो आपके अर्निंग का 15% टैक्सेबल होगा। लेस देन 25 लाख, मोर देन 10 लाख तो 10%, और अगर 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। But if the house is hired by employer, if the house is hired by employer, then taxable amount is equal to employer के लिए expense क्या है? Amount of rent paid by employer. Rent paid by employer will be taxable. Rent paid by employer will be taxable. But situation समझो, owned house और hired house दोनों में डिफरेंस समझो। इन केस ऑफ ओन्ड हाउस गवर्नमेंट टैक्सेबल अमाउंट लेती 15% या 10% या 7.5% ऑफ सैलरी, लेकिन हायर्ड हाउस में गवर्नमेंट टैक्स ले रही है रेंट अमाउंट पर, और प्रैक्टिकल लाइफ में रेंट एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है। तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर अगर ऐसा रूल हम टैक्सेबल कर देंगे तो अननेसेसरली एम्प्लॉय का टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसका टैक्स बर्डन ज्यादा ना हो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर एक अपर लिमिट सेट कर रही है
compared with 15% of salary, whichever is less. Rent paid by employer compared with 15% of salary, whichever is less. Rent paid by employer compared with 15% of salary, whichever is less. यहां पर एम्प्लॉय जिसको ओन हाउस मिल रहा है उसके लिए टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ 15%, लेकिन जो रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहा है कंपनी उसका भाड़ा भर रही है, तो आप खुद सोचो रेंटल अमाउंट जनरली प्रैक्टिकली ज्यादा होता है, तो अननेसेसरली एम्प्लॉय का टैक्स बर्डन ज्यादा हो जाएगा। तो एम्प्लॉय का टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा डिफर ना करे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट सेट कर दिया कि बीइंग एन एम्प्लॉय तुमको ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी अर्निंग का 15% ही टैक्स भरना है। तो ये तो हो गया घर का टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन कभी कभी कंपनी फुल्ली फर्निश्ड घर रहने के लिए देती है। कौन सा घर रहने के लिए देती है? फुल्ली फर्निश्ड घर। तो आपको दो बेनिफिट मिल रहा है, घर मिला, फर्नीचर मिला। तो ये तो घर का टैक्सेबल अमाउंट हो गया, ये तो घर का टैक्सेबल अमाउंट हो गया। अब अगर इसके साथ फर्नीचर भी मिला है तो इसमें ऐड कर दो। What to add in this? In this add value of furniture. कितना ऐड करें वैल्यू ऑफ फर्नीचर? तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर यहां पर ऐड करना 10% डेप्रीशिएशन ऑन कॉस्ट, 10% पर एनम डेप्रीशिएशन ऑन कॉस्ट। और अगर कंपनीज ने भाड़े पर लेकर दिया है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। इसलिए मैंने हाउस अकोमोडेशन के पहले आपको यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स पढ़ा दिया। आपको अब ये रूल मालूम है कि हाँ, अगर हम कोई एसेट्स यूज करेंगे तो उसका डिप्रीशिएशन अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर कंपनी ने वो चीज हमें भाड़े पर लेकर दी है तो उसका रेंटल अमाउंट हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बट समझो कंपनी हमसे कुछ रेंट चार्ज कर रही है, तो जितना कंपनी हमसे रेंट चार्ज कर रही है उतना माइनस कर दो, माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉई। तो हाउस अकोमोडेशन, हाउस अकोमोडेशन कंपनी से रहने के लिए घर मिला, तो पता करो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल। अदर एम्प्लॉय है तो पता करो हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 7.10%, 15% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन। बट अगर रेंटेड है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। In this add value of furniture minus rent charged by employer to the employee. कैसे डिसाइड करेंगे 7.5%, 10% या 15%? उसके लिए पॉपुलेशन देखेंगे, पॉपुलेशन अप टू 10 लाख तो 7.5%, मोर देन 10 लाख अप टू 25 लाख 10% and more than 25 lakh 15% of salary. Now question arise, what do you mean by salary? What do you mean by salary? So here salary means बड़ा बक्कम। Here salary means बड़ा बक्कम। सैलरी का मतलब बड़ा बक्कम। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स, डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स, ऑल अदर टैक्सेबल अलावेंसेस, जितने भी अलावेंस टैक्सेबल हैं। मतलब देखो बच्चा लोग, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस की बात करूं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस एग्जेम्प्ट है 100 रुपीज। समझो एम्प्लॉयर से मिला 150, तो इस 150 में से 100 एग्जेम्प्ट, 50 टैक्सेबल, तो ये 50 रुपीज यहां पर आ जाएगा। ऑल द टैक्सेबल अलावेंसेस, फिर वो पार्टली टैक्सेबल हो या फुल्ली टैक्सेबल हो, जितने भी अलावेंसेस है सब 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 यहां पर ऐड कर लो। एचआरए में कैसे हमने सैलरी का मतलब पढ़ा था, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, वो एचआरए के लिए था। इन केस ऑफ हाउस अकोमोडेशन, इन केस ऑफ हाउस अकोमोडेशन सैलरी में आएगा बड़ा बक्कम, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस, ऑल टैक्सेबल अलावेंस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अदर मॉनेटरी इनकम बट एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को छोड़कर बाकी सब ऐड 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 ऐड।
ये सब ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसका 15%, उसका 10%, उसका 7.5% लेना है। तो क्वेश्चन अराइज, बड़ा बक्कम कंप्यूट करते वक्त डीए नॉट इन टर्म्स आएगा या नहीं आएगा? डीए नॉट इन टर्म्स will come or not come. So while computing bada bakam, DA not in terms will not come. It is a taxable allowance. It is a taxable allowance. But बड़ा बक्कम के कंप्यूटेशन में नहीं आएगा, बड़ा बक्कम के कंप्यूटेशन में नहीं आएगा। So देखो, DA not in terms should be excluded. अदर मॉनेटरी इनकम में देखो ब्रैकेट में लिखा था अदर देन परक्विजिट्स, तो परक्विजिट शुड बी एक्सक्लूडेड। अब जब हम ये बड़ा बक्कम कंप्यूट करेंगे तो गवर्नमेंट कहती है बड़ा बक्कम शुड बी कैलकुलेटेड ऑन ड्यू बेसिस। ऑन ड्यू बेसिस मतलब सिर्फ प्रेजेंट ईयर की इनकम लो, पास्ट ईयर की इनकम इग्नोर करो, फ्यूचर ईयर की इनकम इग्नोर करो। It should be calculated on due basis. Only present year's income should be taken. Any past year salary like arrears of salary, it should be ignored. Any future salary, that is advance salary, it should be ignored. And any bonus which is of past year, it should be ignored. Bada bakam should be calculated on due basis. It should be calculated on those income which is generated during current year. So only current year's salary should be considered. Ignore past and future. Ignore arrears of salary, advance salary and past bonus. अब समझो 12 महीने का हम ये करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, हम इनकम 12 महीने का कंप्यूट करते हैं। बट समझो अगर हमने सिर्फ पहले 3 महीने रहने के लिए घर यूज किया एम्प्लॉयर का, हमने एम्प्लॉयर का घर सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया है, तो बड़ा बक्कम पूरे साल का नहीं कंप्यूट करेंगे, बड़ा बक्कम हम सिर्फ 3 महीने का ही कंप्यूट करेंगे। तो बड़ा बक्कम शुड बी कंप्यूटेड ओनली फॉर सच पीरियड। बड़ा बक्कम शुड बी कंप्यूटेड ओनली फॉर सच पीरियड फॉर विच हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय, फॉर विच हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय। अगर हाउस हमने 4 महीने रहने के लिए यूज किया तो 4 महीने का बड़ा बक्कम आएगा, साल भर यूज किया तो साल भर का बड़ा बक्कम आएगा। बड़ा बक्कम should be calculated for the period during which house is occupied by the employee. If house is occupied for 8 months, बड़ा बक्कम should be computed for 8 months. Next, समझो at a time मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, at a time मैं 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं और दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मुझे सैलरी मिल रहा है। तो क्वेश्चन अराइज बड़ा बक्कम कौन से एम्प्लॉयर का लेंगे? तो गवर्नमेंट कहती है बड़ा बक्कम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का लेंगे। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से आपको सैलरी मिल रही है सब कंसीडर करेंगे व्हाइल कंप्यूटिंग बड़ा बक्कम। सो इफ एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड विथ मोर देन वन एम्प्लॉयर, देन व्हाइल कैलकुलेटिंग बड़ा बक्कम सैलरी फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स शुड बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट, अब यहां पर ये जो बड़ा बक्कम कंप्यूट होता है ना, ये किस बेसिस पर कंप्यूट होता है? ड्यू बेसिस पर। हेंस ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट शुड बी इग्नोर्ड, ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट शुड बी इग्नोर्ड। एग्जांपल प्रोविडेंट फंड इग्नोर करो क्योंकि ये करंट ईयर में नहीं मिलेगा, ये रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा। लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिटायरमेंट लाइक ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन एटसेट्रा शुड बी इग्नोर्ड, that should not be considered, that should not be considered. ये हो गया हमारा बड़ा बक्कम का डेफिनेशन। अब कभी कभी ना अगर एम्प्लॉय को होटल अकोमोडेशन मिला है, जनरली मिलता नहीं है, बट अगर कंपनी ने होटल अकोमोडेशन दिया है तो इफ एन एम्प्लॉय whether government or non-government is provided an accommodation in hotel, then taxable value will be 24% of bada bakkam compared with rent paid by employer to the hotel, whichever is less. 24% क्यों ले लिया? क्योंकि देखो होटल में ना, होटल में फर्नीचर भी रहता है,
तो घर का प्लस फर्नीचर का कंबाइंड 24% माइनस एनी रेंट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ रेंट चार्ज किया है तो वो माइनस कर देंगे। अब ये होटल अकोमोडेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हुआ है टू सम अदर प्लेस and he is provided an accommodation in hotel at other place, then the stay in hotel up to 15 days is exempt. समझो ना, मैं मुंबई में हूं, मेरा दिल्ली में पोस्टिंग कर दिया गया, तो मुंबई से दिल्ली में पोस्ट किया गया, तो दिल्ली में इमीडिएटली जाते ही तो मुझे रहने का घर नहीं मिलेगा ना, तो मैं पहले कुछ दिन तक होटल में रह रहा था और उस होटल का बिल एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए अगर 15 दिन तक होटल में रह रहे हो चलेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 15 दिन से ज्यादा रहोगे तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली होटल अकोमोडेशन इतना नहीं होता, इसके लिए इस पर क्वेश्चन नहीं आते। इंपॉर्टेंट है हाउस अकोमोडेशन का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, तो यहाँ पर हमारा हाउस अकोमोडेशन का इंपॉर्टेंट थियरी कंप्लीट होता है। एक लास्ट थियरी इसमें हम कर लेते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स एंड ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स दोनों में बहुत अंतर है। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स मतलब असेट्स आपको सिर्फ यूज करने के लिए मिला है। यूज ऑफ मूवेबल असेट्स का मतलब असेट्स आपको सिर्फ यूज करने के लिए मिला है। 6 महीना, 1 साल, 2 साल यूज करोगे, फिर जब कंपनी से रिटायरमेंट लोगे वो असेट्स कंपनी को हैंड ओवर कर दोगे, बराबर है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स मतलब परमानेंटली ओनरशिप ही चेंज हो गई। पहले ओनर एम्प्लॉयर था, अब ओनर आप हो। तो इन केस ऑफ यूज इट इज लिमिटेड बेनिफिट, इन केस ऑफ ट्रांसफर इट इज अनलिमिटेड बेनिफिट। दोनों में बेनिफिट अलग अलग है, इसलिए दोनों का रूल्स रेगुलेशन अलग है। यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स का रूल्स रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स का रूल्स रेगुलेशन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई असेट्स दे दिया, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कोई असेट्स दे दिया जो मूवेबल नेचर का है, तो पता करो कौन सा असेट्स दिया। वेदर कंप्यूटर लैपटॉप गिवन, वेदर कार इज ट्रांसफर्ड और अदर असेट्स इज ट्रांसफर्ड। अगर कंप्यूटर लैपटॉप परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया तो आपके लिए वो टैक्सेबल होगा। यूज करने के लिए दिया ना, यूज ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप, फॉर यू इट इज एग्जेम्प्ट। बट इफ कंप्यूटर लैपटॉप इज परमानेंटली ट्रांसफर्ड, then for you it is taxable, and taxable amount will be WDV minus selling price। WDV तो देखो ना, समझो एम्प्लॉयर ने पहले 1-2 साल कंप्यूटर यूज किया, खुद ने 2 साल पहले यूज किया और उसके बाद फिर आपको बेचा, तो जो भी उसका कॉस्ट था कंप्यूटर का उसमें से माइनस डेप्रीशिएशन किया जाएगा 2 साल का एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड। कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 50% WDV मेथड। जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू यहां पर लेना, माइनस अगर हमने कुछ पेमेंट करके खरीदा है, सेलिंग प्राइस ऑफ एम्प्लॉयर। समझो ना, लैपटॉप था 50,000 का, 2 साल पुराना लैपटॉप हमने कंपनी से 10,000 में खरीद लिया। 2 साल पुराना लैपटॉप हमने कंपनी से 10,000 में खरीद लिया, तो इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा 2 साल का 50%, मतलब 25,000 माइनस, फिर 25,000 पर 50% डेप्रीशिएशन 12,500, तो ये WDV आ गया। हमने कितने में खरीदा एम्प्लॉयर से? 10,000 में, तो बॉस ने सेल कितने में किया? 10,000 में। तो 12,500 का असेट्स हमें 10,000 में मिल गया, हमको बेनिफिट हो गया 2,500 का। 2,500 हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगा, 2,500 विल बी टैक्सेबल। लेकिन समझो अगर ये कंप्यूटर लैपटॉप 2 साल 5 महीने यूज हुआ होता, तो गवर्नमेंट कहती इग्नोर पार्ट ऑफ अ मंथ, चार्ज डेप्रीशिएशन फॉर फुल कंप्लीटेड ईयर।
2 ईयर एंड 8 मंथ यूज हुआ होता तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 2 ईयर. 2 ईयर एंड 11 मंथ होगा तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फॉर 2 ईयर. पार्ट ऑफ द ईयर हियर शुड बी इग्नोर्ड. In case of transfer of movable assets, depreciation will be calculated for full completed year. Part of the year should be ignored. Similar to that, अगर कार कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया तो इट इज टैक्सेबल. टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस. टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस. WDV कैसे आएगा? तो सेम वही फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. But the depreciation in case of car will be at the rate of 20% WDV method. Cost minus depreciation 20% WDV method. फिर जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा उसमें से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस जितने में बॉस ने बेचा. लास्ट, एनी अदर असेट्स अदर देन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड कार. एग्जांपल, फर्नीचर, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो कैमरा, एनी मूवेबल असेट्स. तो इसके लिए भी रूल है टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू WDV माइनस सेलिंग प्राइस. बट WDV यहां पर कैसे आएगा? तो WDV के लिए वही फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. बट हियर 10% डेप्रिसिएशन, SLM मेथड. इन दोनों में WDV मेथड है, यहां पर SLM मेथड है. तो ऐसा याद रखो, जब रेट ज्यादा होगा ना, रेट ज्यादा होगा तो WDV मेथड, रेट ज्यादा होगा तो WDV मेथड, रेट छोटा होगा तो SLM मेथड, रेट छोटा होगा तो SLM मेथड. सो हमने सारा परक्विजिट्स कंप्लीट कर लिया. परक्विजिट्स में मेडिकल फैसिलिटी, इंटरेस्ट बेनिफिट, गिफ्ट, हाउस अकोमोडेशन, use of movable assets, transfer of movable assets, education facility, lunch facility, हमने ये सब कंप्लीट कर लिया. तो यहाँ पर हमारा सैलरी टॉपिक कंप्लीट होता है. दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.